घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 871 आपके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 871 आपके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। तुम दोनों आखिरकार बाहर आ ही गए। अल्लुरा ने मेलिया और नक्स की ओर देखते हुए कहा, जो अभी अभी पोर्टल से बाहर आई थीं। आप हमारा इंतजार कर रहे थे? नक्स ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ रहूं तो कुछ दिलचस्प देख सकूंगा, अल्लुरा बोली। तभी उसकी नज़र नक्स और मेलिया पर पड़ी, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और ऐसा लगता है कि मैं सही था, मुझे कुछ दिलचस्प देखने को मिला। जब मेलिया को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में नक्स का हाथ पकड़ रखा है, तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ये दृश्य देखकर अल्लुरा हंस पड़ी। नक्स ने अल्लुरा की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे इस तरह धोखा देगी। खैर, अमाया ने तुम्हें फ़ोन किया? अचानक अल्लुरा बोल पड़ी। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि उसने अपने सूचना हॉल के लिए किसी को भर्ती किया है। उसने जिस महिला को भर्ती किया है वह आपकी उन पागल प्रशंसकों में से एक है और आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए अमाया आपको बुला रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नक्स का भाव बदल गया। क्या तुम्हें यकीन है कि वह अमाया थी? उसने चेहरे पर संदेह भरी नज़र से पूछा। क्या उसका प्यारा यंडेरे बीमार था? यदि निगाहों से जान जा सकती तो अमाया ने हर उस महिला को मार डाला होता जिसने कभी नक्स को ऐसे विचारों के साथ देखा हो। उसके जैसी एक महिला उसे एक अन्य महिला से मिलवा रही थी। नक्स को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह कहती है कि महिला सक्षम है, अल्लुरा ने उत्तर दिया। वह भी आश्चर्यचकित लग रही थी। सक्षम हो? नक्स ने बड़बड़ाया। वह सचमुच सोच रहा था कि यह औरत कौन है। कोई है जो अपने अमाया को आश्वस्त करता है। क्या ये संभव भी था? टस्क, मैं तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे शरीर से बाहर निकलती हुई देख सकता हूँ, अल्लुरा ने बड़बड़ाया। मुझे मत बताओ कि तुम्हें जिज्ञासा नहीं है। हाँ, मैं हूँ, अल्लुरा ने स्वीकार किया। खैर, मैं अब इस सक्षम महिला से मिलने जाऊंगा। वह आपकी प्रशंसक है, इसलिए वह एक आसान लक्ष्य हो सकती है। अल्लुरा ने सिर हिलाया। तुम मुझे क्या समझते हो? नक्स ने चेहरे पर भावशून्य भाव लाते हुए पूछा। अनियंत्रित वासना वाला एक यौन शिकारी। उद्धरण चिन्ह। नक्स को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। अल्लुरा का जवाब बहुत ही जल्दबाजी वाला था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह चुप रह सकते थे। शब्दों की लड़ाई वह क्षेत्र था जिस पर उन्हें गर्व था। ये कहना है उस महिला का जिसने अपनी बहनों से शर्त लगाई थी कि वह अगले 10 दिन इस यौन शिकारी के साथ बिता सके। हे, नक्स ने जवाबी हमला किया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो पीड़ित हूँ, और अब मैं आदी हूँ, अल्लुरा ने चेहरे पर मोहक मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ही वह नहीं थी जिसने मुझे अपने शरीर से आकर्षित किया था? मैं उस समय एक मासूम महिला थी। ठीक है, मैं शुद्धता और पवित्रता भी विकसित करता हूँ। नक्स ने सिर हिलाया। अल्लुरा ने हंसकर कहा। नक्स भी हंसा। फिर उसने हाथ हिलाया और चला गया। मैं अब चलता हूँ। ठीक है, क्या बात है बहन मेलिया? जिस क्षण नक्स चला गया, अल्लुरा ने मेलिया की ओर मुड़कर पूछा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। राव डी अल्फा न्यू कॉम। मेलिया बोली। क्या आप कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं? अल्लुरा ने पूछा। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मेलिया ने उत्तर दिया। अल्लुरा ने कुछ देर तक मेलिया को देखा, फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसने मेलिया का हाथ पकड़ा और उसे कोर्ट के अंदर ले गई। आप यहाँ आराम से रह सकती हैं बहन मेलिया, अल्लुरा ने कहा जब वह और मेलिया उसके कमरे के अंदर सोफे पर बैठे थे। मैं नक्स के बारे में और अधिक जानना चाहता था, मेलिया ने अनुरोध किया। ओह, तो अब तुम अंततः उसके प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार कर रही हो, अल्लुरा ने टिप्पणी की। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उसके बारे में और जानना चाहता था। हाँ, यह आपकी भावनाओं को स्वीकार करने का पहला कदम है। मैं बस उत्सुक हूँ, मेलिया ने अल्लुरा की बातों पर ध्यान न देते हुए उत्तर दिया। अंत में अल्लुरा ने बस कंधे उचका दिए। आप क्या जानना चाहते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में इस तथ्य के अलावा और कुछ नहीं जानता कि वह भूले हुए महाद्वीप से है। मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे वह इतना प्रतिभाशाली कैसे है? जब आप उससे पहली बार मिले थे तो वह कैसा था? क्या वह वैसा ही था जैसा वह अभी है, या वह बदल गया है? जब आप और वह एक जोड़े बन गए तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? भी ऐसा लगता है कि आप सभी उसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, ऐसा क्यों है? आप उससे इतना प्यार क्यों करते हैं? आप उसमें क्या देखते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अचानक अल्लुरा ने झल्लाहट में आह भरी। तुम मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हो और तुम मुझे बता रहे हो कि नक्स के लिए तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं है। क्या आप जानती हैं कि इस समय आप किससे मेल खाती हैं, बहन मेलिया?
कौन? मैं पहले एडा से बात करता था और हर चीज़ में तितलियां उड़ती रहती थी, अब मैंने नक्स के बारे में कुछ नया सीखा है। अल्लुरा ने उत्तर दिया, यह ऐसा कुछ नहीं है। अरे नक्स, वह विकृत व्यक्ति, वह कभी असफल नहीं होता, है न? लेकिन आप भी बहुत परेशान करने वाले हैं। तुम कब तक इस बात से इनकार करती रहोगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह काम करेगा? मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए तड़प नहीं रही हो? जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मेलिया का प्रतिरोध अल्लुरा की अपेक्षा से अधिक मजबूत था। हालांकि अल्लुरा के पास एक तुरुप का पत्ता था। बहन मेलिया, उसने चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए आवाज़ लगाए, यह क्या है? क्या होगा अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिससे तुम नक्स के दिमाग में घुसकर उसे मात दे सको? क्या जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप उसे पीछे की ओर देख पाएंगे? आप उसे शर्मिंदगी से लाल होते हुए देख पाएंगे? कैसा रहेगा? मैं ऐसा चाहूंगा। मेलिया ने चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके मन में नक्स के लिए भावनाएं थीं। उसे बस यह महसूस हुआ कि नक्स ने लगभग हर बार जब वे बातचीत करते हैं तो उस पर हावी हो जाता है, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहती थी। क्या आपको लगता है कि मैं ये रहस्य मुफ्त में साझा करूंगा? अचानक अल्लुरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई दी। तुम्हें क्या चाहिए? मेलिया ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। ये स्वीकार करते हैं, आप उसके साथ दोबारा समय बिताने के लिए उत्सुक हैं, है न? क्या? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ट्रम्प कार्ड के बारे में भूल जाइए। मैं उस पर ये तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए तो आप कह सकते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। थोड़ा, मेलिया बोली। अल्लुरा ने कुछ देर तक मेलिया की ओर देखा और फिर टस, वह सूंघी। ये बहुत बुद्धिमानी थी, मैंने तुम्हें कम आंका था। खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि यह अधिक दिलचस्प होगा। तो आपको यही करना है। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 872 वह अलग है। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 872 वह अलग है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। दस्तक दस्तक। नक्स ने दरवाज़ा खटखटाया। नक्स, अंदर से अमाया की आवाज़ सुनाई दी। वह पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। यह मैं हूँ। नक्स ने सिर हिलाया। अंदर आओ, अमाया बोली। नक्स कमरे में चला गया और वहाँ उसकी नज़र एक सुनहरे बालों वाली लड़की पर पड़ी जिसकी गहरी नीली आंखें, छोटी नाक और औसत से ऊपर का चेहरा था। महिला के स्तन बहुत बड़े नहीं थे, फिर भी उसे अपनी जांघों और नितंबों पर गर्व था। उसके स्वाभाविक रूप से प्यारे चेहरे के साथ मिलकर इसने कई पुरुषों को उसकी चाहत में डाल दिया। चित्र। जैसे ही उस महिला की गहरी नीली आंखें नक्स पर पड़ीं, वे चमक उठीं। वह जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी और नक्स की ओर दौड़ी। लॉर्ड नक्स, मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ, वह ऊंची आवाज में बोली। उसे इस तरह अभिनय करते देख नक्स बस मुस्कुरा दिया। ईमानदारी से कहूँ तो उसे इस लड़की के सिर पर थपकी देने की अपनी इच्छा को रोकना मुश्किल हो रहा था। वह बस थपथपाने लायक लग रही थी। नक्स को तो ये भी लगा कि अगर वह उसे थोड़ा थपथपाए तो वह उसके सामने ही गुर्राना शुरू कर देगी। यह उस महिला की ओर से मिली एक अजीब प्रतिक्रिया थी। जहां तक किसी ऐसे व्यक्ति का प्रश्न है जिसे अमाया जैसे किसी व्यक्ति द्वारा सक्षम माना गया हो, ईमानदारी से कहें तो नक्स को कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। वह महिला एक किंग स्टेज कल्टीवेटर थी। वह 57 वर्ष की थी। उसे फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट में एक जीनियस के रूप में सम्मानित किया गया होगा, हालांकि यहाँ वह थोड़ी अधिक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर से ज़्यादा कुछ नहीं थी। नक्स जानती थी कि सक्षम भाग का उसके साधना से कोई संबंध नहीं था। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्रेस। नक्स ने चेहरे पर सौम्य मुस्कान के साथ स्वागत किया। लॉर्ड नक्स, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? ग्रेस ने चेहरे पर उम्मीद भरी नज़र से पूछा। नक्स के पास बेशक उस अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। ग्रेस ने उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ जल्दी से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। नक्स मन ही मन मुस्कुराया, ये औरत बहुत प्यारी थी। तभी नक्स की नज़र अमाया पर पड़ी और जैसे उसे पता हो कि वह क्या सोच रहा है, अमाया बस मुस्कुरा दी। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। अंत में नक्स ने अपना सिर हिलाया और कुछ देर तक ग्रेस के साथ समय बिताया। ग्रेस एक खुशमिजाज लड़की थी। अपने आदर्श को अपने सामने खड़ा देखकर वह पूरी तरह भूल गई कि वह कहाँ है और अजीब सी हरकतें करने लगी। ईमानदारी से कहूँ तो वह केंद्रीय सूचना कक्ष में काम करने वाली गंभीर लड़की से बिल्कुल अलग थी। ग्रेस, तुम नहीं चाहती कि नक्स तुम्हें नीची नज़र से देखे, है ना? थोड़ी देर बाद अमाया ने अंततः इसमें कूदने का निर्णय लिया। वह काफ़ी धैर्यवान थी। ग्रेस ने अमाया की बातें सुनी और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह क्या कर रही थी और वह होश में आ गई। उसने तुरंत नक्स का हाथ छोड़ दिया जिसे वह ऐसे पकड़ रही थी जैसे डूबता हुआ आदमी रस्सी का आखिरी धागा पकड़ता है। फिर वह पीछे हटी और नक्स की ओर देखने लगी। लॉर्ड नक्स, मैं आपको अपना अपरिपक्व पक्ष दिखाने के लिए क्षमा चाहता हूँ।
मैं थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो गया। उसने माफ़ी मांगी। यह कोई समस्या नहीं है, मैं इसे अनदेखा कर दूंगा क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके शब्द सुनकर ग्रेस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नक्स ने उन शब्दों का मतलब निकाला था या नहीं। अपने आदर्श से तुम बहुत प्यारे हो सुनकर ही ग्रेस के पेट में तितलियां उड़ने लगीं। अनुग्रह। हालांकि इससे पहले कि वह दोबारा कुछ गलत कर पाती, अमाया उसे बचाने के लिए आ गई। सच कहूं तो उनके रिश्ते से ऐसा लगा कि ग्रेस एक नासमझ बच्ची है और अमाया एक सख्त लेकिन प्यार करने वाली माँ है। एक माँ जो अपनी बेटी की आधी उम्र से भी कम थी। ठीक है, अब हम गंभीर हो जाएं, अमाया ने पूछा। ग्रेस ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव गायब हो गया और एक गंभीर, औपचारिक भाव प्रकट हो गया। तो ग्रेस, मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा। आप एक सीडोजेनेसिस सूचना हॉल में शामिल होंगे और चूंकि आपने सेंट्रल सूचना हॉल में काम किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि नए सूचना हॉल के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपने यहाँ आने से पहले इस समस्या का कोई समाधान सोचा है? अमाया ने पूछा। ग्रेस ने सिर हिलाया। मैंने कुछ सोचा है। फिर वह नक्स की ओर मुड़ी और बोली, मैं जिस पहले तरीके के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह सभी तरीकों में सबसे कारगर है। वर्तमान में ऑक्सीडोजेनेसिस का नाम हर किसी के मुंह पर है। कई कबीले या व्यक्तिगत साधक हैं जो ऑक्सीडोजेनेसिस की तलाश कर रहे हैं। सूचना हॉल में सिर्फ एक दिन के भीतर मैंने कम से कम 100 लोगों को देखा है जिन्होंने आपसे संबंधित जानकारी मांगी है। और यही वह समय है जब अधिकांश लोग किसी भी सूचना की आवश्यकता होने पर सीधे विशिष्ट सूचना हॉल से संपर्क करते हैं। ये कहना आसान है कि बहुत से लोग आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, हालांकि बहुत से लोगों को अब तक कुछ भी नहीं मिला है। मेरी पहली योजना यह है कि चीज़ों को इसी तरह बनाए रखना है। अगर हम अपनी जानकारी को जनता से छिपाने में सफल हो जाते हैं, तो हम बाद में सभी सूचना हॉल का मजाक उड़ाते हुए एक बयान जारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग सिर्फ अपने अहंकार के कारण हमें मिशन दे देंगे और फिर सब कुछ हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। अब मुझे पता है कि शीर्ष स्तर के सूचना चैम्बर की नज़र में आपके विवरण को छिपाना एक कठिन काम है। इसके लिए मेरे पास हमारे सूचना हॉल को बढ़ावा देने का एक और तरीका है। अचानक ग्रेस के हाथ में एक कागज़ आया और उसने उसे नक्स की ओर बढ़ा दिया। अमाया नक्स की ओर बढ़ी और किताब की सामग्री पढ़ने लगी, जबकि ग्रेस बोलती रही। यह उन कुलों की सूची है जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। इन मामलों में आपके दुश्मन के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है, खासकर अगर यह कुछ दिलचस्प है, तो ये लड़ाई में एक निर्णायक कारक भी होगा। हम इन सभी कुलों के पास जा सकते हैं और उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं। यद्यपि ये तरीका थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन जब तक हम इसे सही तरीके से अपनाएंगे, मेरा मानना है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी। मैं इन कुलों के बारे में अधिक जानने के लिए अपने कुछ मित्रों से भी संपर्क कर सकता हूं, जिससे हमें पहले से ही कुछ जानकारी मिल जाएगी। खैर, इन दोनों के बाद सबसे बुनियादी दृष्टिकोण आता है। हम बस एक भव्य उद्घाटन करते हैं, जितने लोगों को हम बुला सकते हैं बुलाते हैं। फिर हम अपनी भव्यता और प्रस्तावों का उपयोग करके उन्हें किसी तरह का व्यवसाय देने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर यह भी है, और ग्रेस का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके मुंह से एक ही दिन में उसके द्वारा सोचे गए अनेक समाधान निकलते रहे। नक्स ने कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर उसने अपना सिर अमाया की ओर घुमाया। हालांकि अमाया ने सिर्फ कंधे उचका दिए। मैंने तुमसे कहा था, है न? वह अलग है। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 873। आइए देखें कौन तेज है। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 873। आइए देखें कौन तेज है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। युवा मास्टर, क्या हमें सचमुच आज यहाँ आना था? एक बूढ़े आदमी ने चेहरे पर परेशानी भरी नजर लाते हुए सवाल किया। जाइफर, आप एक महान ऋषि हैं, क्या आप पहले से ही कुछ हिम्मत विकसित कर सकते हैं? मुझसे सीखो, मैं एक राजा चरण कल्टीवेटर हूँ और मैं अभी भी डरा हुआ नहीं हूँ। एक चमकदार त्वचा वाला आदमी चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बोला। ये शब्द सुनकर बूढ़े जाइफर ने निराशा में अपनी कलाई भींच ली। मुझे ही तुम्हारी रक्षा करनी है, कमीने। अगर कुछ हुआ तो सिर्फ तुम ही नहीं मरोगे, तुम्हारा बाप मुझे भी मार देगा। जाइफर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का कितना नासमझ था। एक 70 वर्षीय व्यक्ति इतना अनभिज्ञ कैसे हो सकता है? हाँ, अंत में जाइफर ने बस आह भरी। उनके युवा गुरु एटिकस फंड्रा वेरेले फंड्रा के 9वें पुत्र थे, जो एक सन स्टेज कल्टीवेटर और एज कबीले के नेता थे। एज कबीला शहर की सीमा पर स्थित था, हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमज़ोर थे, इसके विपरीत वे बहुत मजबूत थे। यह एक उच्च स्तरीय कबीला था जिसमें 12 सेमी सेंट और एक सेंट किले पर कब्जा किए हुए थे। डेस्टिनी जैसे कबीले इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। कबीले का नेता वेरेले फंड्रा एक मजबूत संत चरण कल्टीवेटर था, जिसका तीनों मानव साम्राज्यों में उच्च शक्तियों के साथ संपर्क था।
वह एक सक्षम व्यक्ति था जो जानता था कि काम कैसे करना है और अपने कंधों पर एज कबीले की 20,000 साल की विरासत को ढो रहा था। हालांकि एटिकस को अपने पिता की प्रतिभा विरासत में नहीं मिली थी। वह एक प्रसिद्ध उपद्रवी व्यक्ति था। महज 5 दिन पहले ही उन्होंने एक अकेली महिला को लेकर जिंदर नामक एक युवक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इससे भी बुरी बात क्या है, वह इस महिला के प्रति इतना गंभीर भी नहीं था, वह सिर्फ उसे अपने बिस्तर पर पाना चाहता था क्योंकि जिंदर नाम का युवक उसे पसंद करता था। हमारे लोगों ने उस लड़के को सेंट्रल असैसिन हॉल में जाते देखा है। क्या होगा अगर कोई हत्यारा तुम्हारे पीछे पड़ जाए? बूढ़ा आदमी बोला। ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार नहीं था जब उनके युवा गुरु ने ऐसा कुछ किया हो। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने ऐसे तुच्छ कारणों से अनगिनत युवाओं पर युद्ध की घोषणा की है। हालांकि इस बार चीजें थोड़ी अलग हैं। अपने युवा गुरु की तरह जिंदर एक राजा चरण साधक था। हालांकि अपने अन्य लक्ष्यों के विपरीत जिंदर बिना किसी समर्थन के नहीं था। वह वनस्वाइप कबीले के नेता का बेटा भी था। वनस्वाइप कबीला उस क्षेत्र का एक और उच्च स्तरीय कबीला था जो एज कबीले के बराबर था। दोनों कबीलों में कोई खास दुश्मनी नहीं है, हालांकि ये युद्ध एक शुरू करने का कारण हो सकता है। बेशक इन मामलों में बच्चों के बीच के मामलों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हालांकि समस्या ये थी कि इस बार उसका युवा मास्टर स्पष्ट रूप से गलत था। वह उस महिला के पीछे पड़ गया जिसे जिंदर प्यार करता था और अब उसने युद्ध की घोषणा भी कर दी है। कोई भी कबीला इस तरह की बदमाशी की अनुमति नहीं देगा, खासकर जब वे एक ही स्तर पर हों। जाइफर चिंतित था, तथापि एटिकस ने अपना सिर हिलाया और जोर से हंस दिया। ऐसा मत सोचो जैसे ये पहली बार हुआ है जाइफर। जिंदर भले ही वनस्वाइप कबीले के नेता का बेटा हो, लेकिन मेरे विपरीत वह केवल 34वां बेटा है। उसका मूल्य मुझसे कहीं कम है। अगर मैं उसे मार भी दूं तो भी कुछ नहीं होगा। वह कमीना सेंट्रल असैसिन हॉल में गया। कौन परवाह करता है? सेंट्रल असैसिन हॉल से मिशन लेने वाले असैसिन हॉल सभी बेकार हैं। उनके पास इतनी प्रतिष्ठा भी नहीं है कि लोग सेंट्रल असैसिन हॉल में जाने के बजाय सीधे उनसे संपर्क कर सकें। आपको लगता है कि उस स्तर के असैसिन हॉल कभी भी एज कबीले के युवा मास्टर मेरे सिर का इनाम लेने की हिम्मत करेंगे? और वह भी उस थोड़े से पैसे के लिए जो जिंदर उन्हें दे सकता है। हे, बेतुका मत बनो। ईमानदारी से कहूं तो वह जिंदर मूर्ख है। तो क्या हुआ अगर वह थोड़ा प्रतिभाशाली है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझे नीची नज़र से देखे? उसे मेरे पीछे पड़ने से पहले कुछ गहन शोध कर लेना चाहिए था। एटिकस के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसे कैसे पता चला? जाइफर ने आह भरी। हा टिल्डे, ये सही है। उसे कैसे पता चल सकता था? आखिरकार मेरा कोई भी दुश्मन ये कहानी बताने के लिए जीवित नहीं रहा। एक यादृच्छिक हत्यारा हॉल। हा, मैं उसे दिखाऊंगा कि असली दुनिया कैसे काम करती है। मैंने पहले ही अपने चाचा से संपर्क कर लिया है। एटिकस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जाइफर अपने युवा स्वामी के चेहरे को देखता रहा। यही कारण था कि यह युवक इतना घमंडी था, जबकि उसकी प्रतिभा अपने भाई बहनों से बहुत कम थी। उनके चाचा, जो उनकी मां के भाई थे, शैडो ऑफ साइलेंस के नेता थे। शैडो ऑफ साइलेंस एक प्रसिद्ध हत्यारा हॉल था जिससे बहुत से लोग डरते थे। 96% की हिट दर के साथ वे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ थे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका कोई भी यादृच्छिक हत्यारा हॉल मुकाबला कर सकता था। ऐसे कई लोग थे जिन्हें एटिकस ने शैडो ऑफ साइलेंस की मदद से अप्रत्यक्ष रूप से मार डाला था। आमतौर पर पैतृक आदेश के नियमों के अनुसार किसी की हत्या करने के लिए हत्यारे को नियुक्त करना, जब ये स्पष्ट हो कि आप ही अपराधी हैं, ऐसा कुछ था जो कभी नहीं किया जाता था। कोई व्यक्ति अपने मौके का उपयोग करके आसानी से आपको निशाना बना सकता है और आदेश से जांच करने के लिए कह सकता है। हालांकि जब बात हाई लेवल कबीले की आती है तो इसमें ज़्यादा राजनीति शामिल होती है। अगर दुश्मन कबीला भी ऑर्डर से जांच करने के लिए कहता है तो एज कबीले का नेता आसानी से अपने बच्चे को दे देगा। हत्यारे को काम पर रखने वाला उसका बच्चा था, भले ही आप इसे बहुत दूर तक बढ़ा दें। एकमात्र अतिरिक्त व्यक्ति जो इसमें शामिल होगा वह मां होगी, जिसने अपने रिश्ते का इस्तेमाल अपने बच्चे की मदद करने के लिए किया। नेता और कबीले कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और एक बार जब बच्चे और मां को मार दिया जाएगा तो दुश्मन कबीला एक मजाक बन जाएगा। उन्हें एक उच्च स्तरीय कबीले को एक राजा चरण कल्टीवेटर से छुटकारा पाने के लिए पैतृक आदेश की मदद की आवश्यकता थी। कबीले जो अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते हैं, वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए उच्च स्तरीय कबीले शायद ही कभी अपने मामलों में पैतृक आदेश को शामिल करते हैं। हे, उस कमीने ने उस औरत के पीछे जाने की हिम्मत की जिसे मैं पसंद करता हूं। चलो देखते हैं कि कौन तेज है, रैंडम असैसिन हॉल या शैडो ऑफ साइलेंस। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 874 अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 874 अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। हे, उस कमीने ने उस औरत के पीछे जाने की हिम्मत की जिसे मैं पसंद करता हूं।
चलो देखते हैं कि कौन तेज है, रैंडम असैसिन हॉल या शैडो ऑफ साइलेंस। एटिकस के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। फिर उसने अपने सामने की इमारत पर नजर डाली और अंदर चला गया। यह इंटस्टाइल इन था, जो एज कबीले के स्वामित्व वाली एक सराय थी और एटिकस के रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक थी। बेशक यह एज कबीले के बेस जितना सुरक्षित नहीं था, हालांकि बेस में एटिकस की आज़ादी प्रतिबंधित थी। उसके भाई बहन थे जो उसकी प्रतिभा के कारण उसे तंग करते थे, और यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके गैर गंभीर रवैये के कारण उसे पसंद नहीं करते थे। तस्क ये सब सोचते हुए एटिकस बस हंस पड़ा। फिर वह पलटा। युवा मास्टर, आपका कमरा उसी दिशा में है, जाइफर बोला। मुझे बाथरूम जाना है, एटिकस ने नाक भान सिकोड़ी। जाइफर ने सिर हिलाया और पीछे चल दिया। आप क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। हम उस सराय के अंदर हैं जिसकी सुरक्षा एज गिल्ड के सदस्यों द्वारा की जा रही है। यहाँ एक अर्धसंत भी रहता है। कोई भी हत्यारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता। एटिकस बोला, हमें अभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। किसी कारण से मुझे अजीब लग रहा है। जाइफर ने जवाब दिया, हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं लक्ष्य हूँ और तुम नहीं? तुम इतने डरपोक क्यों हो? क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, कमीने। जाइफर ने मन ही मन कहा। उसे एटिकस से वाकई नफरत थी। अंत में एटिकस ने बस नाक सिकोड़ी और बाथरूम में चला गया। क्या तुम मेरे पीछे अंदर नहीं आओगे, है ना? उद्धरण चिन्ह ... कृपया मुझे पहले शौचालय कक्ष की जांच करने दें, जाइफर ने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह ... जो भी हो, एटिकस एक तरफ हट गया। जाइफर ने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। उसका मन हर जगह हिल गया और जब उसे यकीन हो गया कि यह सुरक्षित है तो उसने पीछे मुड़कर देखा। ये सुरक्षित है, युवा मास्टर। निश्चित रूप से यह है। ये शब्द कहते हुए एटिकस शौचालय कक्ष में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के लिए उसने जो जोर लगाया उससे उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। जाइफर, जिसने ये देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बस अपने शरीर को पास की दीवार से टिकाया और अपने युवा मालिक के आने का इंतजार किया। भनभनाना। अचानक जाइफर को कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी उंगली पर पहनी अंगूठी पर नजर डाली और उसे कंपन करते हुए देखा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी अंगूठी चमक उठी और अचानक जाइफर के हाथ में एक कलाकृति के कुछ टूटे हुए टुकड़े दिखाई दिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन टुकड़ों को देखकर जाइफर का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह तुरंत शौचालय में गया और वहां उसने देखा कि एटिकस का शरीर फर्श पर पड़ा था और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। जाइफर को इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं थी। एटिकस, वह मृत है, युवा मास्टर। जाइफर सदमे और भय से चिल्लाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ घटित हो गया। क्या हुआ? अचानक जाइफर के ठीक बगल में एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। हालांकि जिस क्षण उसने एटिकस के शरीर को देखा उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये कैसे हुआ? उन्होंने पूछा। सर ब्लेज, मुझे नहीं पता। यंग मास्टर टॉयलेट रूम में चले गए। मैंने पुष्टि की थी कि कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन जब मैं बाहर आया लगभग 5 सेकंड बाद यंग मास्टर की लाइफ टैबलेट टूट गई। मैं अंदर भागा और मैंने ये दृश्य देखा। जाइफर ने ईमानदारी से सब कुछ बताया। वह जानता था कि उसे इस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वह ब्लेज था, एक सेमी सेंट लेवल कल्टीवेटर जिसे एटिकस की मां ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था। यहाँ तक कि एटिकस को भी उसके बारे में पता नहीं था। हालांकि वह हमेशा वहां रहता था, हर चीज पर नजर रखता था। इस आदमी को यहाँ जो कुछ भी हुआ था वह सब देखना चाहिए था। इसलिए वह जानता था कि जाइफर ने जो कहा वह सच था। यहाँ के प्रभारी सेमी सेंट के पास जाओ, उससे कहो कि वह पूरे सराय को सील कर दे, किसी को भी बाहर न जाने दे या अंदर न आने दे। सभी की जांच करो। मुझे नहीं पता कि हत्यारा अंदर कैसे आया, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ब्लेज ने लाल आंखों में चमक के साथ कहा। वह क्रोधित था, ये सोचना कि किसी ने वास्तव में यंग मास्टर एटिकस की हत्या करने का साहस किया था। उन्हें हत्यारे को पकड़ना था, कम से कम वे यही तो कर सकते थे। पहले वे दुश्मन पर बदला लेने के लिए हत्यारे का इस्तेमाल करते थे, फिर उस कमीने को मार देते थे। यही उनके लिए मुक्ति का एकमात्र मौका था। जाइफर, जो ब्लेज के इरादे को समझ गया था, ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह बाथरूम से बाहर भागा और जल्द ही पूरे सराय को बंद कर दिया गया। गार्डों ने सभी की तलाशी लेनी शुरू कर दी, सुराग ढूंढने लगे और हत्यारे का पता लगाने की कोशिश करने लगे। सराय का माहौल तुरंत भारी हो गया और इस सब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान लिए वह अपने पति को गले लगा रही थी। आपका पहला मिशन कैसा था? नक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए पूछा और थाइरा को गले लगा लिया। मैंने सबसे जटिल कार्य पहले पूरा किया, थाइरा ने बिना आंखें खोले उत्तर दिया। नक्स का आलिंगन, ये बहुत ही आरामदायक था। जटिल कुछ हुआ है क्या? नक्स ने चेहरे पर हल्की सी उदासी लाकर पूछा।
कुछ नहीं हुआ, बस इतना हुआ कि लक्ष्य को काफी मजबूत समर्थन प्राप्त था। कौन था? एक संत का पुत्र, एक उच्च स्तरीय कबीले का युवा स्वामी। हालांकि वह आदमी खुद काफी गूंगा था। थाइरा ने जवाब दिया। ये सुनकर नक्स ने बस कंधे उचका दिए। थाइरा ने भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इंटेस्टाइल इन्याइज क्लान जहां भी या जैसे भी चाहें खोज सकते हैं। वे थाइरा को कभी नहीं खोज पाएंगे। यहाँ तक कि एक दिव्य अवस्था साधक भी मूल को महसूस नहीं कर सकता, संत या अर्ध संत तो दूर की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। अचानक थाइरा बुदबुदाए। ऐसा क्यों? कोर्ट के सामने सभी तरह की सुरक्षा या पहरेदारी बेकार हो जाती है। एक हत्यारे की भूमिका बस लक्ष्य के बगल में प्रकट होकर उसे मार डालना है। और अगर लक्ष्य बहुत कमजोर है तो ये लगभग आसान है। मुझे अनुपयोगी अनुभव हो रहा है, थाइरा ने उत्तर दिया। ये शब्द सुनकर नक्स बस मुस्कुरा दिया। फिर उसके हाथ थाइरा की जांघों पर चले गए। हे, तुम्हें बेकार लग रहा है। थाइरा ने नक्स की आंखों में देखा। तो फिर आप इस शरीर का उपयोग क्यों नहीं करते ताकि आप फिर से उपयोगी महसूस कर सकें? मुझे बाकी 4 मिशन पूरे करने हैं। थाइरा ने चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया। चलो, मैं उनमें से आधे पूरे कर दूंगा। सबसे पहले आपको अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। नक्स ने सूंघा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। थाइरा हल्के से हंस पड़ी। नक्स मुस्कुराया, फिर उसने थाइरा के होठों को सील कर दिया। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 875। आप भागने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है न? सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 875। आप भागने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है न? पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। हाँ, वह कमीना। उससे लड़ने के लिए मुझे और मजबूत होने की जरूरत है। एक भौंदार बालों वाला आदमी अपने कमरे में चला गया क्योंकि वह हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। हालांकि जल्द ही उसकी नज़र एक नकाबपोश आदमी पर पड़ी जो अपने सोफे पर चेहरे पर एक इत्मीनान से मुस्कान के साथ बैठा था और वह स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? उस आदमी ने चेहरे पर उदासी लाकर पूछा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत शांत है, नकाबपोश व्यक्ति ने उत्तर दिया। आप कौन हैं? हालांकि उस आदमी ने अपना सवाल दोहराया। मैं आपके सपनों की महिला हूं। मैंने आपके कमरे में घुसने का फैसला किया क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। तुम क्या मतलब है कि मैं कौन हूं? काले कपड़े, चेहरे पर नकाब, क्या तुम बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अपना हथियार निकाल लिया। क्या तुम मदद के लिए किसी को नहीं बुलाओगे? नकाबपोश आदमी ने भौहें सिकोड़ी। वे वैसे भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? नकाबपोश आदमी सचमुच आश्चर्यचकित था। हालांकि जवाब देने के बजाय वह आदमी सीधे उसकी ओर दौड़ा। सोचिए कि तुम मेरे सामने इतने बेफिक्र हो जबकि तुम दोनों ही सम्राट हो। तुम हत्यारे के रूप में अपना प्रमुख लाभ पहले ही खो चुके हो, मूर्ख, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जल्द ही उस आदमी की दृष्टि धुंधली हो गई। उसके सामने बैठा नकाबपोश आदमी गायब हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसकी दुनिया उलट गई। आदमी को इसका एहसास हुआ। उसका सिर काट दिया गया। तुम बचकर नहीं जा पाओगे। ये उस आदमी के अंतिम विचार थे जब उसे एहसास हुआ कि वह मरने वाला है। खैर, मुझे लगता है कि वह आखिरी व्यक्ति था। नकाबपोश आदमी ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। एक पोर्टल उसके सामने प्रकट हुआ। नकाबपोश आदमी पोर्टल में चला गया और पोर्टल गायब हो गया। हाँ, कैसे? जिस व्यक्ति ने यह दृश्य देखा उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि वह कुछ भी करने में बहुत कमजोर था। उसका समय समाप्त हो गया था। अंत में अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुष्टरीप ने उसकी आत्मा को ले लिया। तुम्हें बहुत समय लग गया, थाइरा, जो कोर्ट के अंदर थी, ने नक्स के पोर्टल से बाहर निकलते समय कहा। वह आदमी मेरी अपेक्षा से देर से अपने कमरे में आया। हे, झूठ बोलना बंद करो। मैं ही तुम हो जो बेकार की बातें करने की कोशिश कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। नक्स, मैंने तुमसे कहा था, एक हत्यारे को अपने लक्ष्य से बात नहीं करनी चाहिए और लक्ष्य को यह एहसास होने से पहले ही उससे छुटकारा पा लेना चाहिए कि उसे किसने मारा है। मुझे पता है, मैं कम से कम थोड़ा नमस्ते तो कह सकता हूँ, है न? ये बुनियादी शिष्टाचार है। बुनियादी शिष्टाचार। तुम उसे मारने आए हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें एक कप चाय देगा? आप जिस आखिरी व्यक्ति से मिलेंगे उसके साथ भी विनम्र रहना बेहतर होगा। नक्स ने मुंह बनाया। थाइरा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वैसे भी मैं हत्यारे हॉल से नए मिशन लेने जाऊंगी। उसने बस विषय बदलने का फैसला किया। इतनी जल्दी? मुझे अपनी रैंक बढ़ाने की जरूरत है। छाया इकाई के 6 नेता सभी सम्राट बन गए हैं। हम उनका और दूसरों का उपयोग कर सकते हैं। मैं एक की हत्या करने के लिए 5 सम्राटों को भेजने की योजना बना रहा हूं। यदि 5 सम्राट अचानक उसके सामने आ जाएं तो लक्ष्य के भागने का कोई रास्ता नहीं है। हे, आप कोर्ट को गाली दे रहे हैं। आपने तो उन्हें अंदर आने की अनुमति भी दे दी।
वे सभी गुलाम मुहरों से चिन्हित हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थायरा ने उत्तर दिया। जो चाहो करो मेरे प्यारे। नक्स ने थायरा के माथे को चूमा। थायरा मुस्कुराई, तभी उसके पीछे एक द्वार प्रकट हुआ और वह गायब हो गई। नक्स, जो अकेला रह गया था, ने आह भरी, तभी उसके सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ और वह अंदर चला गया। मेलिया, मेरी पसंदीदा पिशाच टिल्डा। उन्होंने एक दिलचस्प प्रतिक्रिया देखने की उम्मीद में आवाज़ लगाई। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए मेलिया अचानक उनकी ओर दौड़ी और बम, उसने उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। उसका एक हाथ उसके सिर के पास था, उसे दूर जाने नहीं दिया। फिर मेलिया ने अपना चेहरा खतरनाक तरीके से नक्स के करीब लाया और उसकी आंखों में देखती रही। 1 मिनट बीत गया, कुछ नहीं हुआ। तो ओह, तुम क्या कर रहे हो? नक्स, जो कुछ देर से मेलिया की आंखों में देख रहा था, ने आखिरकार सवाल करने का फैसला किया। मेलिया, जिसके चेहरे पर भावशून्य भाव था, ने भौहें सिकोड़ लीं। नक्स ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उसने उससे अपेक्षा की थी। वह शर्मिंदगी भरी नज़र कहाँ थी जिसके बारे में अल्लुरा बात कर रही थी? क्या वह ये गलत कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह लंबे समय से इसका अभ्यास कर रही है। उसने इसे सही करने के लिए कोर के समय के अंतर का भी इस्तेमाल किया। मेलिया सोचने लगी। हालांकि अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और नक्स का हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से को छू गया। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मेलिया, नक्स ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी मुस्कान के साथ पूछा। क्या ये तुम्हारा मुझे ये बताने का तरीका है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो और मेरी पत्नी बनने को तैयार हो? यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। बेशक, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। नहीं, यह बात नहीं है, मेलिया ने जवाब दिया। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। ओह, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मुझे बहकाने की। अल्लुरा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति देखूंगी। मेलिया ने जवाब दिया, लेकिन फिर अचानक नक्स ने उसे अपने करीब खींच लिया। शिकार सीधे शिकारी के पास आया था। अगर उसने इस स्थिति का लाभ नहीं उठाया तो वह जीवन भर खुद को कोसता रहेगा। तो तुम मेरा शर्मिंदा चेहरा देखना चाहते थे? नक्स ने मेलिया के कानों में फुसफुसाया। मेलिया ने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से वह ज्यादा ताकत नहीं जुटा पाए। तभी अचानक नक्स की उंगली में अंगूठी चमक उठी और उनके सामने एक दर्पण प्रकट हो गया। क्या हम इसी शर्मिंदगी भरे चेहरे की बात कर रहे थे? नक्स ने आईने की ओर देखते हुए प्रश्न किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेलिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसकी नजर आईने पर पड़ी। जिस तरह से नक्स ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी, उनके बीच की दूरी, कैसे नक्स की थोड़ी उसके कंधे पर थी, कैसे उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से उसके करीब था, कैसे उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से लाल था। मेलिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि दर्पण में दिख रही महिला उसका प्रतिबिंब थी। उसने ऐसा भाव कब दिखाया था? तुम बहुत सुंदर लग रही हो, नक्स ने मोहक स्वर में टिप्पणी की। मेलिया अंततः अपनी स्वप्नावस्था से बाहर आए और उसे एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने जल्द ही खुद को धकेला और नक्स से दूरी बना ली। हालांकि नक्स उसके सामने आया और मुस्कुराया। तुम भागने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है न? घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 876 मुझे चूमो। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 876 मुझे चूमो। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। तुम भागने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है न? नक्स ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेलिया हकलाते हुए बोली। नक्स के हाव भाव से उसे किसी कारण से ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक नक्स उसकी ओर दौड़ा और बम, इस बार उसने उसे दीवार की ओर धकेल दिया। मेलिया ने ठीक वैसा ही भाव प्रकट किया जैसा वह नक्स के चेहरे पर देखना चाहती थी, और उस भाव को देखकर नक्स के लिए खुद को रोकना कठिन हो गया। भगवान का शुक्र है कि वह अपने इनक्यूबस रूप में नहीं था, अन्यथा वह कुछ ऐसा कर देता जो मेलिया को शायद पसंद नहीं आता। तुमने मुझे इस तरह दीवार पर धकेल दिया, अपना चेहरा मेरे करीब ले आई, तुम्हारी लाल आंखें मेरी आंखों में देख रही थीं, और तुम्हारे खूबसूरत होंठ मेरे इतने करीब थे। ऐसी स्थिति में तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं खुद को रोक लूं? हम क्या? मेलिया, मैं उत्तेजित हो गया हूं, नक्स ने ईमानदारी से कहा। चालू। मेलिया आश्चर्यचकित थी। आप जानते हैं, यौन उत्तेजित 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 प्रेरित, सब मिलाकर मैं उस महिला के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। और यह आपके कारण हुआ। आप जिम्मेदारी लिए बिना तो नहीं जाएंगे, है न? नक्स ने सवाल किया और अपने होंठ मेलिया के होंठों के करीब ले गया। उसी समय उसके घुटने ने मेलिया की जांघ को छुआ, जिससे मेलिया के पूरे शरीर में झटके और खुशी की लहर दौड़ गई। नक्स के इरादे दिन की तरह साफ थे। तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ समय दोगे, अचानक मेलिया बोल पड़ी। नक्स रुका। आपने कहा था कि आप मुझे इस सब के बारे में सोचने के लिए समय देंगे।
आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। ये सच है, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। नक्स ने अपना घुटना हटाते हुए सिर हिलाया। मेलिया ने थोड़ी आह भरी, लेकिन फिर, तथापि, क्या आप ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? आप किसी पुरुष को यूं ही छेड़कर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह खुद को रोक लेगा, आप समझती हैं। आप ऐसा करने के लिए बहुत खूबसूरत हैं। अल्लुरा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। ठीक है, अल्लुरा ने मुझे तुम्हारे होठों को चूमने के लिए कहा था जबकि मैं तुम्हें गले लगा रहा था जैसे कि तुम दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। क्या मुझे ये करना चाहिए? नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ प्रश्न किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेलिया चुप हो गई। उसके मन में नक्स ने जो कुछ कहा था उसकी कल्पना होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए आक्रामक तरीके से अपना सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह का व्यवहार कर रही है। वह एक बच्ची थी, उसे एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता थी। तथापि, नक्स शब्द, उनकी बात सही थी। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेलिया, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मेलिया ने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ प्रश्न किया। नक्स सोचने लगा। मेलिया उसके चेहरे को देखती रही, तभी अचानक नक्स ने अपना बायां गाल दिखाया। मुझे किस करो, नक्स बोला। राव डी अल्फा न्यू कॉम। क्या, मुझे चूमो? इस तरह मैं खुद को शांत कर सकूंगा। मुझे तुम्हें चूमना है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ये करूंगी। मेलिया ने सिर हिलाया। फिर उसके होंठ फूल गए और उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही उसके होंठ नक्स के गालों को छूने वाले थे, वह हिल गया। उनके होंठ एक दूसरे को छू गए और जब मेलिया को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह दूर चली गई। आपने धोखा दिया, उसने चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाते हुए शिकायत की। हालांकि नक्स ने बस अपने होंठ चाटे। वह स्वादिष्ट था। मेलिया की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान आ गई। मेलिया नक्स को घूरती रही। ठीक है, जब हम मुकाबला करेंगे तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। नक्स बोला। स्पार, क्या तुम पहले ही भूल गए? क्या हमने ये तय नहीं किया था कि हम दोनों हर दिन एक साथ, अकेले, बिना किसी की निगरानी के गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे? हमने केवल एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के बारे में बात की थी। मेलिया ने स्पष्ट किया। बेशक, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। चलो, हम मुकाबला करें, ठीक है? नक्स ने मेलिया की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेलिया ने कुछ देर तक नक्स के हाथ को देखा, फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नक्स मुस्कुराया, उसने मेलिया के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वे दोनों कमरे से बाहर चले गए। प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर, मुझे एक इंक्यूबस में बदल जाने दो। आप अपना इंक्यूबस फॉर्म सक्रिय करने जा रहे हैं? मेलिया ने पूछा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपसे सीधे मुकाबला कर सकूं। नक्स ने जवाब दिया, फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने पूछा, क्या आप घबरा रहे हैं? मैं क्यों घबराऊंगी? मेलिया ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। नक्स फिर हंसा, उसकी आंखें बैंगनी हो गईं, सींग निकल आए, उसकी लंबाई बढ़ गई और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। क्या तुम तैयार हो, मेरे प्यारे वैम्पायर? नक्स ने सवाल किया। मेलिया को पूरे शरीर में झुंझुनी महसूस हुई जब उसने नक्स के इनक्यूबस रूप को फिर से देखा। हालांकि जल्द ही उसका चेहरा भावहीन हो गया और वह गंभीर हो गई। उसकी उंगली में अंगूठी चमक उठी। खून से भरी 5 बाल्टियां उसके ठीक बगल में प्रकट हो गईं। बाल्टियों के अंदर का खून तेजी से घूमने लगा और मेलिया के शरीर को घेरने लगा। रक्त कवच, ये वह नई योग्यता थी जो मेलिया को आ गई थी। एक कवच जो उसकी कमजोर रक्षा का ख्याल रखेगा। यह एक ऐसी तकनीक थी जो सैद्धांतिक रूप से उसके बंद सीमा के युद्ध को बेहतर बना सकती है। इसके पीछे का विचार सरल था। यह एक सामान्य कवच की तरह लग सकता है जो मेलिया की रक्षा करेगा। हालांकि सच में चूंकि कवच रक्त से बना था, यह न केवल नियमित कवच के रूप में कार्य करेगा बल्कि इसे हमले के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कवच उसे जादू से बचाने में सक्षम होगा और साथ ही, यदि किसी तरह से कोई दुश्मन उन दोनों के बीच की दूरी को कम करने में कामयाब हो जाता है, तो दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए रक्त कवच को रक्त स्पाइक्स या रक्त साइट में बदला जा सकता है। बेशक, ये तकनीक अभी भी सही नहीं थी। 5 के बजाय मेलिया रक्त की 20 बाल्टियों को घनीभूत करके कवच बनाना चाहती थी। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे अपना नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत थी और यही कारण था कि नक्स यहाँ था। इस नई तकनीक से वह मेलिया को इसमें निपुणता हासिल करने में मदद करेगा। और हाँ, इसके साथ ही वह इस अवसर का उपयोग अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए भी करेंगे। क्या आप तैयार हैं? नक्स ने पूछा। हालांकि जब नक्स उसकी ओर बढ़ने ही वाला था तो मेलिया ने सिर हिला दिया। नक्स, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, एम्बर ने पुकारा। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 877 भाग्य समाप्त हो गया है। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 877 भाग्य समाप्त हो गया है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। क्या हुआ? नक्स ने पूछा जब वह और मेलिया कबीले के मुख्य हॉल में चले गए।
वहाँ उसने अपनी सभी महिलाओं आयशा और भाग्य के 3 महान संतों को देखा। मास्टर नक्स। विंडन ने नक्स को देखते ही अभिवादन किया। ये देखकर नक्स ने थोड़ा आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं, फिर वह जवाब के लिए अमाया की ओर मुड़ा। आपको ये बात उनसे सुननी चाहिए। अमाया ने बस विंडन, मिलियाना और जेवियन की ओर इशारा किया। नक्स 3 महान ऋषियों की ओर मुड़ा। मास्टर नक्स, ये नियति के बारे में है। विंडन बोला, यह क्या है? यह भाग्य खत्म हो गया है। खत्म? नक्स ने असमंजस में भौहें सिकोड़ लीं। हमने अपना 90% कारोबार खो दिया है। आधे से अधिक सदस्य कबीले को छोड़ चुके हैं और अनुबंध रद्द करने की फीस चुकाने के बाद भी हमारे पास अभी भी खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। अगले 15-16 वर्षों में भाग्य बिखर जाएगा। विंडन ने स्थिति का वर्णन किया। नक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस विंडन को देखता रहा और उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। आपके पास अभी भी अगले 15 वर्षों तक खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन है और फिर भी आप ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि भाग्य खत्म हो गया है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके कबीले को पुनर्जीवित करने के लिए 15 साल पर्याप्त नहीं है? नक्स को इस पर विश्वास नहीं हुआ, और यह उसकी गलती भी नहीं थी। उनके दृष्टिकोण से 15 साल उनके जीवनकाल के आधे से ज्यादा थे, लेकिन विंडन अलग थे। 16 शताब्दियों से ज्यादा समय तक यर्नियल में रहने के कारण उन्हें पता था कि दुनिया कैसे काम करती है। 15 शताब्दियां लंबी लग सकती हैं, लेकिन सच में ये कुछ भी नहीं है। लोग नहीं भूलते। डेस्टिनी की हार से उनकी प्रतिष्ठा को इतना नुकसान पहुंचा कि अब इसे बहाल नहीं किया जा सकता। अगर यह सिर्फ एक सामान्य मध्य कबीला होता जो एक नए कबीले से हार जाता तो प्रभाव इतने बुरे नहीं होते। हालांकि समस्या ये थी कि यह 100 बनाम 13 था। इस चुनौती ने एक सीडोजेनेसिस की प्रतिष्ठा को हास्यास्पद स्तर तक बढ़ा दिया, लेकिन इसने डेस्टिनी को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया। उनकी प्रतिष्ठा को सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया गया। हर कबीले के लिए प्रतिष्ठा को इतना महत्व देने का एक कारण था। एक बार जब कबीले की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है तो कबीला बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि कोई भी उनके साथ नहीं जुड़ता। उनकी प्रतिष्ठा जितनी ज्यादा प्रभावित होती है उतना ही ज्यादा व्यापार उन्हें खोना पड़ता है। और डेस्टिनी के मामले में उन्होंने न केवल अपना व्यापार खो दिया, बल्कि उनके कबीले के सदस्यों ने भी कबीला छोड़ दिया। कोई व्यवसाय नहीं, वर्तमान सदस्य छोड़कर जा रहे हैं। कोई भी नया सदस्य कबीले में शामिल होने को तैयार नहीं है। आय के सभी स्रोतों को बंद कर देने के बाद डेस्टिनी एक ऐसी स्थिति में बंध गई थी जहां चाहे वह कुछ भी करे, चाहे उसे कितना भी समय दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह खत्म हो चुकी थी। भाग्य फिर कभी नहीं उठ सकता। और विंडन को यह एहसास हुआ कि वह टूट चुका है। जिस वंश को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, उसे अपनी आंखों से इस स्थिति में गिरते देखना हृदय विदारक था। ये काम नहीं करेगा मास्टर नक्स। चाहे 15 साल हो या 15 शताब्दियां, नियति को फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हम यहाँ आए हैं। विंडन ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया। 90% व्यापार नष्ट हो चुका है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि शेष 10% सुरक्षित है, वे भी जल्द ही चले जाएंगे। यदि हमने आपके आदेशानुसार 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा की होती तो बमुश्किल कुछ बचता। इसलिए हम यहाँ जल्दी आ गए। उम्मीद है कि आप कबीले को संभाल लेंगे और जो कुछ भी बचाया जा सकता है उसे बचा लेंगे। राव डी अल्फा न्यू कॉम। विंडन की बातें सुनकर नक्स ने संदेह से अपनी भौहें उठाईं। आप अपनी मर्जी से यहाँ आए क्योंकि आप चाहते थे कि मैं जितना संभव हो उतना लाभ कमाऊं। अब ये दिलचस्प नहीं है। कोई बात नहीं, आपको इस स्थिति में धकेलने का कारण मैं ही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अगर कोई आपके पूरे परिवार को आपकी आंखों के सामने मार भी दे तो भी आप उससे ज़्यादा मुझसे नफरत करेंगे। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं जितना संभव हो सके उतना खो दूँ? नक्स ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने विंडन की आंखों में देखा। और तुम्हें फिर से दर्द का अनुभव हुआ है ना? विंडन का शरीर फड़क उठा। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके घुटने कांप रहे थे और उसका चेहरा पहले की तुलना में थोड़ा पीला पड़ गया था। नक्स का अनुमान सही था। जब विंडन को एहसास हुआ कि उसने सब कुछ खो दिया है तो वह टूट गया, लेकिन साथ ही वह खुश भी था। नक्स का गुलाम बनने के बाद वह अब डेस्टिनी का नेता नहीं था। कबीला उसका नहीं था, यह उसके मालिक का था। अगर कबीला व्यापार खो रहा था तो इसका असर नक्स पर पड़ता था, न कि उस पर। वह जानता था कि स्थिति जितनी अधिक समय तक जारी रहेगी उतनी ही बिगड़ती जाएगी, और उसके मन में एक सीडोजेनेसिस को इस बारे में बताने का जरा सा भी इरादा नहीं था। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, गुलाम सील को सक्रिय कर दिया गया। इसके बाद विंडन को एक और भयावह घटना से गुजरना पड़ा। पूरे 5 मिनट तक जारी रहे दर्द ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। मास्टर नक्स, वह जानता था कि उसे उस आदमी के सामने झुकना होगा, और वह भी उसके प्रति कोई द्वेष रखे बिना। अब उसका जीवन उसके स्वामी का था और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मिलियाना और जेवियन को भी इस सच्चाई का एहसास हुआ।
विंदन को दर्द से कराहते हुए, दर्द से फर्श पर लौटते हुए देखकर उनकी आत्माएं कांप उठीं। उनका महान ऋषि होने का अभिमान चूर चूर हो गया। कसाई, शांत शैतान, ये सभी उपाधियां अब अर्थहीन थीं। उनका जीवन अब नक्स से शुरू होकर नक्स पर ही खत्म होने लगा। क्या ये कार्य उनके स्वामी को प्रसन्न करेगा? यही एकमात्र प्रश्न था जिसके बारे में उन्हें अब से नहीं सोचना चाहिए। ये बुरा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद थी, लेकिन हालात इतने बुरे होंगे यह मेरी उम्मीद से परे था। अचानक अमाया ने टिप्पणी की, हमें क्या करना चाहिए? नक्स ने पूछा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम विंदन के विचार का पालन करेंगे, जो कुछ भी हम बचा सकते हैं उसे बचाएंगे। अब से डेस्टिनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक्सीडोजेनेसिस उनके सभी व्यवसायों और ग्राहकों को अपने नियंत्रण में ले लेगा और बचे हुए सदस्य परीक्षा देंगे। यदि वे योग्य हैं तो वे एक्सीडोजेनेसिस में शामिल हो जाएंगे, बाकी को मुक्त कर दिया जाएगा। अमाया फिर विंदन की ओर मुड़ी और बोली, आवश्यक तैयारियां करें, इसे यथाशीघ्र पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि कुछ ग्राहक ये समाचार सुनकर वापस आएंगे। आशा है कि सब कुछ अच्छा होगा। मैं अभी इस पर काम करूंगा, लेडी अमाया। विंदन ने अपना सिर झुका लिया। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 878 नक्स, चलो स्पार करें। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 878 नक्स, चलो स्पार करें। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। ठीक इसी तरह डेस्टिनी को एक्सीडोजेनेसिस ने निगल लिया। उनका व्यवसाय, उनके ग्राहक, उनके सदस्य, उनका खजाना, उनका मिशन हॉल और उनका पूरा आधार, सब कुछ छीन लिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि डेस्टिनी के 3 नेता, जो कबीले से संबंधित मामलों में 16 शताब्दियों के अनुभव वाले लोग थे, उन्होंने अब एक्सीडोजेनेसिस की भी वफादारी से सेवा की। सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही एक्सीडोजेनेसिस किसी भी अन्य कबीले की तरह नहीं बढ़ा। ये पहले से ही मध्य स्तर के कबीले के स्तर पर था, क्योंकि उन्होंने डेस्टिनी को हरा दिया था और अब इसे निगल भी लिया था। उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही आसमान छू रही थी। उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज़ उनकी संख्या थी। एस्टारिया की चयन प्रक्रिया बहुत ही विशिष्ट थी। जिन दिनों उसने 5 से अधिक सदस्यों की भर्ती की, उन्हें भाग्यशाली माना जाता था। कुछ दिन ऐसे भी थे जब उसने 100 में से एक भी सदस्य की भर्ती नहीं की थी। बेशक डेस्टिनी के शामिल होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया और अधिक परिष्कृत हो गई और इसे 2 परतों में विभाजित कर दिया गया। लगभग 20 सम्राटों का चयन किया गया। उन सभी को उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करने का काम सौंपा गया। केवल वे उम्मीदवार जो इन सम्राटों को हराने में कामयाब रहे, उन्हें आगे बढ़ने और एस्टारिया के साथ मुकाबला करने की अनुमति दी गई। इसके साथ एस्टारिया को हर सप्ताह केवल 100 उम्मीदवारों के साथ अभ्यास करना पड़ता था, और चूंकि ये उम्मीदवार पहले चरण में उत्तीर्ण हो चुके थे, इसलिए चयन दर पहले की तुलना में अधिक थी। शहर में सम्राटों की संख्या भी सीमित थी। 2 सप्ताह के भीतर एस्टारिया ने शहर के लगभग आधे स्वतंत्र सम्राटों को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया था। बाकी सम्राट उच्च या शीर्ष स्तर के कबीले का हिस्सा थे। वे सभी में सबसे अच्छे थे, हालांकि वे अपने कबीले को छोड़कर किसी नए कबीले में शामिल नहीं होंगे, चाहे उस कबीले की प्रतिष्ठा कितनी भी ऊंची क्यों न हो। सम्राट स्तर से ऊपर के साधकों की भी यही सोच थी। अपनी साधना के साथ उन्हें पूरी तरह से नए कबीले में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेशक ऐसे ऋषि या महान ऋषि भी थे जिन्होंने कबीले में शामिल होने में रुचि दिखाई, हालांकि उनमें से कोई भी गंभीर नहीं था। उनमें से आधे एक्सीडोजेनेसिस की महिलाओं के कारण वहां थे और बाद के आधे नक्स के लिए थे। अस्टारिया ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया, इसलिए वह कुल 22 सदस्यों की भर्ती कर सकी। हालांकि डेस्टिनी को निगलने के बाद 2 ऋषि और 11 में से 6 सम्राट भी एक्सीडोजेनेसिस में शामिल हो गए। बेशक 3 महान ऋषि भी शामिल थे। खैर, सदस्यों की संख्या 33 तक पहुंच गई। हालांकि यह संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मिशन हॉल में आने वाले मिशनों से निपटने के लिए यह पर्याप्त थी। डेवोरिंग डेस्टिनी के मिशन हॉल के बाद एक्सीडोजेनेसिस केवल 20% सामान्य ग्राहकों को बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले से ही काफ़ी अच्छा था। इससे अधिक और वे अपने सीमित सदस्यों के कारण उन मिशनों को लेने में सक्षम नहीं होते। मिशन हॉल का विकास थोड़ा धीमा था, फिर भी नक्स अभी भी संतुष्ट था। उन्होंने उज्ज्वल पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया। हत्यारा हॉल और सूचना हॉल। मिशन हॉल के विपरीत, जहां केवल कबीले के सदस्यों को ही उन मिशनों को लेने की अनुमति थी, हत्यारा हॉल और सूचना हॉल अलग थे। एक्सीडोजेनेसिस में 200 से ज़्यादा अनौपचारिक सदस्य थे। वे सभी सम्राट और राजा स्टेज कल्टीवेटर थे। उनमें से लगभग 150 लोग फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट के 1000 लोगों में से थे जो कबीले में लौट आए थे, और 50 डेस्टिनी के सदस्य थे। और ये अनौपचारिक सदस्य सूचना हॉल और हत्यारे हॉल बिना किसी समस्या के उनका उपयोग कर सकते थे। ईमानदारी से कहें तो सूचना हॉल को इस नंबर की ज़रूरत भी नहीं थी। एक्सीडोजेनेसिस के बढ़ते प्रभाव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। सूचना की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थीं, इसलिए अलग अलग सूचना हॉल से ज़्यादा जासूस उनके बेस में घुसपैठ करने और कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और परिणाम क्या हुआ?
इन सभी जासूसों को गुलाम बना दिया गया, और इन जासूसों के साथ एक्सीडोजेनेसिस को अधिकांश सूचना हॉलों के सूचना नेटवर्क और डेटाबेस तक एक निश्चित स्तर तक पहुंच प्राप्त थी, जो कि उनके द्वारा पकड़े गए जासूस के स्तर पर निर्भर करता था। राव डी अल्फा न्यू कॉम ग्रेस और अमाया की टीमवर्क के साथ मिलकर एक्सीडोजेनेसिस की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी। यह एक प्रसिद्ध सूचना हॉल भी बन गया और यह सब सिर्फ 3 महीनों के भीतर हुआ। उन्हें कुछ वफादार ग्राहक भी मिले जो उनकी कार्यकुशलता के कारण उनके साथ बने रहे। ईमानदारी से कहें तो 3 महीने के भीतर उन्होंने जो प्रगति की वह इतनी डरावनी थी कि कुछ सूचना हॉलों को तो उनके तरीकों पर संदेह होने लगा। एक्सीडोजेनेसिस को वह जानकारी तो पता थी जो उन्हें पता थी, तथापि साथ ही उनमें उन चीज़ों का पता लगाने की क्षमता भी थी जो सदियों से छिपी हुई थीं। आखिर यह कैसे संभव हुआ? आखिरकार कोई भी व्यक्ति कोड और स्लेव सील जैसी क्षमताओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। एक्सीडोजेनेसिस असैसिन हॉल भी पीछे नहीं था। हालांकि वे उस मुकाम पर नहीं थे जहां उनके पास निजी ग्राहक थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे प्रसिद्ध नहीं थे। वह हॉल जो रैंकिंग में ऐसे ऊपर चढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, हर एक सप्ताह में 20 से अधिक मिशन पूरे कर रहा हो, और सबसे आश्चर्यजनक बात, उनकी सफलता दर 100% थी। जी हाँ, एक्सीडोजेनेसिस असैसिन हॉल ने इन 3 महीनों में लगभग 300 मिशन पूरे किए थे और एक भी बार असफल नहीं हुआ था। एक हास्यास्पद आंकड़ा जिसने उनकी प्रतिष्ठा को इस हद तक बढ़ा दिया कि शीर्ष स्तर के हत्यारे हॉल भी उनके नाम से वाकिफ थे। वे सभी इसे जानते थे। ये बहुत जल्द ही होगा जब सामान्य लोगों को एक्सीडोजेनेसिस असैसिन हॉल के बारे में पता चलेगा और उन्हें निजी ग्राहक मिलने लगेंगे, और एक बार ऐसा हो गया, एक्सीडोजेनेसिस जल्द ही रैंकिंग में और भी ऊपर पहुंच जाएगा। नक्स को अपनी पत्नियों पर गर्व था कि वे कितनी कुशलता से काम करती थीं। ये केवल समय की बात थी कि एक्सीडोजेनेसिस एक उच्च स्तरीय कबीला बन जाए। बेशक इन 3 महीनों में वह सिर्फ निष्क्रिय नहीं बैठे रहे। वह प्रतिदिन मिलिया के साथ युद्ध करता था, और चूंकि वह अपने इनक्यूबस रूप का प्रयोग करके युद्ध करता था, इसलिए उसका उस पर नियंत्रण बढ़ गया, तथा वह अत्यधिक मात्रा में बह रहे मैना को नियंत्रित करना तथा अधिक परिष्कृत तरीके से उसका प्रयोग करना सीख गया। हाँ, वह पहले से ज़्यादा मजबूत था, फिर भी वह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह किस व्यक्ति से मुकाबला कर रहा था। मेलिया अब उसके आसपास अधिक सहज थी, इतना सहज कि आजकल अगर वह किसी तरह झगड़ा भूल जाता है या इधर उधर आराम करता है, तो वह खुद उसके शयन कक्ष में चली आती है, जैसे वह आज आई थी। नक्स, चलो मुकाबला करते हैं। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 879। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना बनाने की योजना बना रहा हूँ? सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 879। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना बनाने की योजना बना रहा हूँ? पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। नक्स, चलो मुकाबला करते हैं। मेलिया नक्स के शयन कक्ष में जाते हुए बोली। क्या अब समय हो गया है? नक्स ने चेहरे पर आलस भरी नज़र से कहा। उसने वे 10 दिन अल्लुरा के साथ बिताए थे, जाहिर है वे 10 दिन सिर्फ 10 दिनों में खत्म नहीं होने वाले थे। नक्स के साथ अकेले 10 दिन बिताने की संभावना महिलाओं की आंखों में लालच की चमक थी। थायरा और अमाया ने हत्यारे और सूचना हॉल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जल्दी से अपने पुरस्कारों का दावा किया। एस्टारिया ने भर्ती का श्रेय लिया। फेलबटा, इवान और अन्य महिलाएं भी जल्द ही इसमें शामिल हो गईं। और चूंकि अल्लुरा ने शर्त जीत ली थी, इसलिए उसने उस मोड़ को शामिल नहीं किया और बेशर्मी से अपना इनाम भी घोषित कर दिया। नक्स, उन्हें अंतिम 100 दिन अपनी पत्नियों के साथ बिताने पड़े, और उनके जैसा राक्षस भी उसके बाद थक गया होगा। कोर्ट के समय में अंतर, ये केवल 10 दिन बाहर था, हालांकि इससे उसकी सहनशक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। नक्स थका हुआ और आलसी था। वह झगड़ा नहीं करना चाहता था। बेशक अगर यह उनकी पत्नियां होती तो बात अलग होती। उनके साथ झगड़ा करना एक ऐसी चीज़ थी जिससे वह कभी थकते नहीं थे। वह 100 दिनों के एक और दौर के लिए भी तैयार थे। हमें लड़ते लड़ते 10 दिन हो गए हैं, चलो मुझे कुछ आजमाना है, मेलिया बोली। नक्स ने आलस से अपने सिर पर कंबल खींच लिया और पीछे मुड़ गया। ये दृश्य देखकर मेलिया ने आह भरी, फिर वह नक्स की ओर बढ़ी और उसके बगल में बैठ गई। आलसी मत बनो, तुमने कहा था कि तुम 10 दिनों के बाद मुकाबला करोगे, अब अपनी बात से पीछे मत हटो। लेकिन मैं थक गया हूँ, नक्स ने उत्तर दिया। उसका सिर अभी भी कंबल के अंदर था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मेलिया चुप हो गई। जब नक्स इतना थका हुआ था तो अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं था। ये सोचते हुए उसने बस एक आह भरी। हालांकि जैसे ही वह चलने वाली थी, नक्स ने आवाज़ लगाई, इंतज़ार। मेलिया रुक गई, और नक्स को जब यह एहसास हुआ कि चीज़ें उसकी योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं तो उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सहनशक्ति वापस नहीं पा सकता, इसका एक तरीका है। नक्स ने अपना कंबल हटाते हुए मेलिया की ओर देखा। यह क्या है? मेलिया ने सवाल किया, हालांकि उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि नक्स के दिमाग में क्या चल रहा था।
और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, नक्स ने बस अपना गाल दिखाया। आप बेशर्म हैं, मेलिया ने टिप्पणी की। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपना बनाने की योजना बना रहा हूँ? अगर हम दोनों ही संयमित व्यवहार करते रहे तो मुझे कभी वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। अब वही करो जो करना है, नक्स ने उत्तर दिया। मेलिया के चेहरे पर हल्की लालिमा उभर आई। मैं ये केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कौशल का परीक्षण करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर, मुझे तुम पर विश्वास है। नक्स बस हंस पड़ा। मेलिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे लगा जैसे नक्स के शब्द वास्तव में ऐसे नहीं थे। राव डी अल्फा न्यू कॉम। चलो, जल्दी करो, मैं इस स्थिति में तुम्हारा सुंदर चेहरा नहीं देख सकता। नक्स ने आग्रह किया। फिर मेलिया ने अपनी उंगली नक्स की नाक पर रख दी। वह जानती थी कि यह आदमी कितना बेशर्म है। उसे यकीन था कि आखिरी पल में वह अपना सिर हिलाएगा और पहले की तरह उसका फायदा उठाएगा। मेलिया अब भोली नहीं रही। वह नक्स की हरकतों से परिचित थी। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि वह उसके जाल में नहीं फंसेगी, तो मेलिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके बाल नक्स के चेहरे पर गिर गए। फिर उसने जल्दी से नक्स के गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फिर वहां से चली गई। फिर नक्स ने मेलिया के चेहरे पर नजर डाली। हालांकि वह इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी शर्मिंदगी अभी भी दिन की तरह साफ थी। ईमानदारी से कहूं तो मेलिया, जो शर्म से लाल हो चुके गालों के साथ अपना हमेशा की तरह भावहीन चेहरा बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, इतनी आकर्षक थी कि नक्स खुद को रोक नहीं सका और निगल गया। काश मैं अपने इंक्यूबस रूप में होता तो अब तक तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता। फिर अपने सभी कार्यों के लिए अपने इंक्यूबस रूप को दोषी ठहराने के बाद मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को तब तक चूमता रहता जब तक कि मैं इससे तृप्त नहीं हो जाता, नक्स ने टिप्पणी की। यदि आप इंक्यूबस रूप में होते तो मैं यहाँ नहीं आता, मेलिया ने प्रतिवाद किया। टस्क, नक्स ने बस नाक भान सिकोड़ी। ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो, खड़े हो जाओ, मेलिया बोली। नक्स कुछ देर तक ऐसे ही रहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने मेलिया की बात मान ली और खड़ा हो गया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मेलिया ने उसके चेहरे की ओर देखा और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नक्स मुस्कुराया। फिर दोनों प्रशिक्षण क्षेत्र में चले गए। हर कोई पहले से ही जानता था कि वे दोनों इस समय यहाँ अभ्यास करेंगे, इसलिए क्षेत्र को पहले से ही साफ कर दिया गया था। नक्स और मेलिया का मुकाबला थोड़ा खतरनाक हो सकता है। दोनों एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर खड़े थे। मेरा इंक्यूबस रूप अभी भी ठंडा है, मैं मानव रूप में आपसे लड़ूंगा, नक्स ने बताया। मेलिया ने अपने सामान्य भावशून्य चेहरे से सिर हिलाया और अपनी भंडारण अंगूठी से तलवार और 20 रक्त बाल्टियां निकालीं। रक्त ने गति की और जल्द ही उसने उसके चारों ओर एक शूरवीरता बना ली जिसने उसके सुंदर चेहरे को भी ढक लिया। नक्स ने भी अपनी तलवार निकाल ली। इस बार मेलिया ने अपने छल्ले फैलाकर उस क्षेत्र को रक्त से नहीं भरा, क्योंकि नक्स अपने इंक्यूबस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकता था। वह अपने बहते हुए मैना को प्रशिक्षित नहीं कर सकता था, इसलिए इस पार में लंबी दूरी की लड़ाई शामिल नहीं थी। मेलिया बस अपनी नज़दीकी लड़ाई का अभ्यास करना चाहती थी और नक्स उसकी इसमें मदद करने वाला था। जब दोनों ने पुष्टि कर ली कि वे तैयार हैं, तो नक्स अपनी तलवार लेकर मेलिया की ओर दौड़ा। नक्स एक सम्राट स्टेज बॉडी कल्टीवेटर था और मेलिया एक शीर्ष महान ऋषि थी। जब नज़दीकी मुकाबले की बात आई तो मेलिया के लिए उसके खिलाफ जीतना मुश्किल था। हालांकि नक्स की चाल के साथ बने रहना उतना मुश्किल नहीं था, और मेलिया ने यही किया। क्लैंक, उनकी तलवारें टकरा गईं। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। कुछ आदान प्रदान के बाद नक्स की श्रेष्ठता स्पष्ट हो गई। वह अधिक तेज और शक्तिशाली था और एडेन के साथ जैसा उसने किया था उसके विपरीत मेलिया उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ करने और नक्स को धीमा करने के लिए आकर्षण का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि आकर्षण किसी के दिमाग पर स्थायी क्षति छोड़ सकता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि मेलिया ने कुछ भी तैयार नहीं किया था। उसका कवच, जिस पर महारत हासिल करने में उसे 3 महीने लगे थे, इसमें वह समय शामिल नहीं है जो उसने उस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कोर्ट के अंदर बिताया था। वह कवच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 880 आप हार गए। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 880 आप हार गए। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। रक्त कवच ने जल्दी से 10 रक्त स्पाइक्स बनाए और नक्स पर हमला किया, जबकि मेलिया उसकी तलवार को रोक रही थी। नक्स, जिसने पहले से ही इस हमले की उम्मीद की थी, उन स्पाइक से दूर जाते ही पीछे कूद गया। लेकिन कांटों ने अपनी दिशा बदल ली। नक्स ने हल्के आश्चर्य से अपनी भौं उठाए। उसने मेलिया के चेहरे पर नजर डाली, लेकिन उसका भाव अभी भी पहले की तरह भावहीन था। नक्स ने उन कांटों को चकमा दिया जिन कांटों को वह चकमा नहीं दे सका। उन्हें काट दिया गया, और इस बार वह कटने के बाद जमीन पर गिरे खून को जलाने के लिए आग की लपटों का इस्तेमाल करना नहीं भूला। वह नहीं चाहता था कि मेलिया के खिलाफ लड़ते समय पीछे से कोई भी स्पाइक आए। मेलिया समझ गई कि यह ऐसे ही जारी नहीं रह सकता। नक्स की प्रतिक्रियाएं और गति बहुत तेज थी, भले ही उसने किसी भी मन का उपयोग न किया हो। एक सामान्य सम्राट स्टेज बॉडी कल्टीवेटर की तुलना में वह एक पूर्ण राक्षस था। मेलिया नक्स की ओर दौड़ी।
आदर्श स्थिति में वह नक्स के लिए चीजों को और भी कठिन बनाने के लिए इस स्थिति में लंबी दूरी के मंत्रों का उपयोग करती, हालांकि चूंकि उन्होंने निकट सीमा की लड़ाई का वादा किया था, इसलिए वह उसे यही देगी। क्लैंक। उनकी तलवारें फिर टकराईं। इस बार नक्स रक्षात्मक स्थिति में था। मेलिया ने भी उसे स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं दिया। उसके कवच से 10 और कीलें निकल आईं। वह आज इसे समाप्त करने की योजना बना रही थी, हालांकि अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। सभी 30 स्पाइक्स रक्त कवच में वापस आ गए। बैंगनी काले स्पाइक्स जमीन से निकले और मेलिया की ओर दौड़े, हालांकि क्लैंक यह मेलिया के कवच को नहीं तोड़ सका। बेशक नक्स भी उस कवच को तोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। वह जानता था कि उस कवच की सुरक्षा कितनी मजबूत थी। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। अधिक से अधिक स्पाइक्स ने सभी दिशाओं से मेलिया पर हमला करना जारी रखा। नक्स के विपरीत मेलिया की प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज नहीं थी कि वह इन सभी स्पाइक्स से बच सके। वह केवल अपने कवच पर भरोसा कर सकती थी, और बेशक उसका भरोसा वैध था। नक्स का डार्क एमेथिस्ट मेलिया के कवच को भेद नहीं सका। हालांकि जल्द ही मेलिया को इसका एहसास हो गया। उसके विपरीत नक्स के पास स्पाइक्स को बुलाने की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। वह पहले से ही 50 से अधिक स्पाइक से घिरी हुई थी। उसकी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित थीं। बेशक नजदीकी लड़ाई में यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अंत में नक्स को उसके करीब पहुंचने के लिए उन स्पाइक्स को हटाना ही पड़ता। हालांकि वह नक्स था। उसने जरूर कुछ योजना बना रखी होगी और मेलिया को यह पसंद नहीं आया। ऐसी स्थिति में फंसना जहां वह लंबी दूरी के मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकती थी, यह अच्छा नहीं था। इसलिए उसने अपना तुरुप का पत्ता दिखाने का फैसला किया। बूम! मेलिया का रक्त कवच अचानक फट गया। मेलिया के चारों ओर रक्त का एक विशाल वलय बन गया। फिर यह वलय फैल गया तथा उसके चारों ओर मौजूद सभी बैंगनी स्पाइक्स कट गए। तब मेलिया ने अपने मन का उपयोग करके डार्क एमेथिस्ट के सभी टुकड़ों को फेंक दिया। जो रक्त सभी जगह फैल गया था वह फिर से चला आया और उसके चारों ओर फिर से कवच का निर्माण हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य देखकर नक्स ने चेहरे पर हैरानी भरी नज़र से मेलिया की ओर देखा। वह क्या बकवास था! एक विस्फोट कौशल जो एक ही समय में आसपास के सभी दुश्मनों से छुटकारा दिलाता है। हालांकि ये बहुत शक्तिशाली था, लेकिन नक्स को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। इसमें मुश्किल से कोई कास्टिंग लागत या कूलडाउन समय था। मेलिया इसका लगातार दुरुपयोग कर सकती हैं और उनके विरोधी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये कैसा उचित है! मेलिया ने जब नक्स की प्रतिक्रिया देखी तो वह हल्की सी मुस्कुराई। फिर वह पुनः नक्स की ओर दौड़ी। नक्स ने खुद को तैयार किया। क्लैंक राउड दी अल्फा न्यू कॉम। फिर उसने अपनी तलवार से उसके हमले को रोक दिया। क्या तुमने अभी तक कोई प्रतिवाद सोचा है? अचानक मेलिया ने पूछा। नक्स, जो उम्मीद कर रहा था कि ब्लड स्पाइक्स बाहर आएगा और उस पर फिर से हमला करेगा, भौहें सिकोड़ लीं। तभी उसकी नज़र मेलिया के मैना पर पड़ी जो फिर से चमक रहा था। नक्स समझ गया, मेलिया, वह उसी कौशल का पुनः उपयोग करने वाली थी। बूम! मेलिया का रक्त कवच फट गया। रक्त के कण नक्स की आंखों में चले गए, जिससे उसकी दृष्टि चली गई। फिर वही वलय मेलिया के चारों ओर बन गया और फफ इसका विस्तार हुआ। रक्त चला गया और फिर से कवच में बदल गया। जो रक्त का धुआं बना था वह गायब हो गया, जिससे मेलिया का गर्वित और मजबूत स्वरूप प्रकट हुआ। हालांकि नक्स कहीं नहीं दिखी। मेलिया ने चेहरे पर उदासी लिए चारों ओर देखा। कहाँ है वह? वह आश्चर्यचकित हुई। क्या वह कोर्ट में जल्दबाजी में घुस गया? नक्स ने लड़ाई शुरू होने से पहले कोर्ट में प्रवेश करने की उसकी अनुमति छीन ली थी, इसलिए वह वहां नहीं जा सकती थी। खैर, यह उसकी गलती भी नहीं थी। आखिरकार उसे अपने शस्त्रागार में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करना था। वैसे भी चूंकि मेलिया कोर्ट तक नहीं पहुंच सकती थी, अगर नक्स अंदर भाग जाता तो यह एक सफल भागने की बात होती। हालांकि मेलिया जानती थी कि यह संभव नहीं था। कोर्ट को बड़ी हानि हुई। ये तभी काम करता है जब पोर्टल बन जाता है, और पोर्टल बनने में 1 सेकंड का समय लगता है। नक्स के पास पोर्टल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। तो वह कहाँ था? मेलिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये स्थिति पहली बार मेलिया के नक्स के साथ युद्ध के समान थी। अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ मेलिया ने अपना मन हर जगह फैला दिया। वह जानती थी कि नक्स कभी भी कहीं भी अचानक प्रकट हो सकता है, इसलिए उसने खुद को तैयार कर लिया। वह हारना नहीं चाहती थी, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जैसे ही उसने पलक झपकाए, नक्स ने इस अवसर का उपयोग उसके पीछे आकर हमला करने के लिए किया। मेलिया बचाव करने या चकमा देने में उतनी तेज नहीं थी, तथापि उसे अपने कवच पर भरोसा था जो अपनी पूरी ताकत पर था। क्लैंक! और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, नक्स की तलवार उसकी सुरक्षा को भेदने में असफल रही। लेकिन अचानक उसके भाव बदल गए। ख्वावाक! उसने खून की खांसी की और महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा घूम रही है, जो उसके अंगों को अस्त व्यस्त कर रही है। उसका शरीर कमजोर हो गया। उसे लगा कि वह बेहोश होने वाली है। हालांकि बूम! उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपना तुरुप का पत्ता फिर से इस्तेमाल किया।
इस बार नक्स उसके हमले में फंस गया। उन्होंने क्षति को कम करने के लिए दर्पण का उपयोग करने की कोशिश की, फिर भी उनका शरीर पीछे की ओर धकेला गया और वे नीचे गिर गए। मेलिया ने फिर से अपना कवच नहीं बनाया, वह तेजी से नक्स की ओर बढ़ी और उसके ऊपर गिर पड़ी। एक दूसरे के चेहरे करीब लाते हुए मेलिया बोली, तुम हारे।